वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट वेरियस इन्फेक्शियस एजेंट्स। वो एजेंट्स जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज़ के होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स के होते हैं, वो इन्फेक्शियस एजेंट कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे इन्फेक्शियस एजेंट्स के एग्जाम्पल क्या थे, आपने पढ़ा था वायरस, बैक्टीरिया, अंडरस्टैंड, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, वॉर्म्स। तो ये सब इन्फेक्शियस एजेंट्स थे। तो हमारे सामने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। हम अलग अलग कैटेगरीज के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स की? हम उनको एक कैटेगरी में क्यों नहीं रखते, अलग अलग कैटेगरीज में क्यों रखते हैं? बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस, बिकॉज वो अलग अलग फिजिकल फीचर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं उनके, और इसी कारण से उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो इसका आंसर ये है कि देखो, अगर आपको ये पता होगा कि कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट किस कैटेगरी का है, तो आप ट्रीटमेंट का तरीका भी उसी के हिसाब से सिलेक्ट करोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट है वायरस, तो वायरस के अगेंस्ट आप एक डिफरेंट स्ट्रेटजी या डिफरेंट तरीका यूज़ करोगे ट्रीटमेंट का। अगर इन्फेक्शियस एजेंट है बैक्टीरिया, तो आपका जो तरीका होगा वो चेंज हो जाएगा मेडिसिन देने का, यानी मेडिसिन चेंज हो जाएगी। तो अगर हम जैसे वायरस के बारे में डिस्कस करते हैं, चलो, वायरसेस जो हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है ना। वायरस तो एक कॉमन नेम है जो कि एक ग्रुप को दिया गया है, उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे वायरस हो सकते हैं। तो अलग अलग काइंड्स के जो वायरस हैं उनके लिए, उनके बीच में कुछ तो समानता होगी ना, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होंगी कि नहीं, तभी तो उनको वायरस में रखा गया है। तो हम उसके अकॉर्डिंग उनको एंटीवायरल ड्रग अगर दें, एंटीवायरल ड्रग किसी पेशेंट को जिसको वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, उसको अगर एंटीवायरल ड्रग दी जाए, तो हो सकता है वो एंटीवायरल ड्रग एक से ज़्यादा वायरस के अगेंस्ट काम कर ले। ठीक उसी प्रकार से बैक्टीरिया जो होते हैं, ये एक ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। तो अलग अलग बैक्टीरिया के बीच में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो कॉमन होंगी, तभी तो उनको एक ग्रुप में रखा गया है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इसके लिए भी कोई इफ़ेक्टिव एंटी मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आप इसमें एंटीबायोटिक लेते हैं आप, ठीक है ना, तो एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट ली जाती है? बैक्टीरिया के अगेंस्ट ली जाती है। तो एक एंटीबायोटिक हो सकता है एक से ज़्यादा बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव हो, बिकॉज बैक्टीरिया की भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं। तो हम इसीलिए अलग अलग कैटेगरीज पढ़ते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स की, बिकॉज अगर आप उनको कैटेगराइज कर लोगे तो ट्रीटमेंट का मेथड आप डिसाइड कर सकते हो और उसके हिसाब से ही आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट आप क्या करेंगे? बैक्टीरिया के अगेंस्ट आप लेंगे एंटीबायोटिक, ठीक है। ऐसे ही वायरस के अगेंस्ट हम क्या लेंगे? एंटीवायरल ड्रग, ठीक है ना। और फंगस के अगेंस्ट हम एंटी फंगल ड्रग्स, इस तरह से हम करेंगे। तो डिफरेंट एजेंट्स के अगेंस्ट डिफरेंट काइंड का हम ट्रीटमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं। ये हमें, तो ये फ़ायदा होता है कैटेगराइज करते हो इन्फेक्शियस एजेंट्स को, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट थिंग है भी वायरस हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़ रहे हैं वायरस कैसे करता है अपना वर्क। ऑल वायरसेस फॉर एग्जाम्पल दे लिव इनसाइड द होस्ट सेल्स, यानी जिस ऑर्गेनिज्म को ये इन्फेक्ट करते हैं उसके सेल्स के अंदर ये रहते हैं जा कर के, और उसके सेल को गाइड करते हैं अपने लाइफ प्रोसेसेस को पूरा करने के लिए, यानी अपना ग्रोथ करने के लिए, अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए वायरस होस्ट सेल का यूज़ करता है, जबकि बैक्टीरिया ऐसा नहीं करता है। तो दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया। तो इसके कारण जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है या ट्रीटमेंट का मेथड है वो अलग अलग हो सकता है दोनों के अगेंस्ट, बिकॉज दोनों की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग है ना। इसके बाद आगे देखो, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली वाइल वॉर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली इन कंपैरिजन। अब अगर हम कंपेयर करें वायरस में, बैक्टीरिया में, फंजाई में और वॉर्म्स में, तो वॉर्म्स जो हैं वो स्लोली मल्टीप्लाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू द वायरस, बहुत धीमे धीमे मल्टीप्लाई करते हैं। तो
ये एक डिफरेंस हो गया अलग अलग कैटेगरीज के बीच में, ठीक है ना। अगर हम क्लासिफिकेशन के बेस से देखें, टेक्सोनॉमिकली देखें, तो जितने भी बैक्टीरिया हैं दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। तो अगर क्लासीफाई कर रहे हो बैक्टीरिया को, तुम एक ग्रुप में रख रहे हो, तो मतलब जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो एक दूसरे के जैसे या एक दूसरे से ज़्यादातर रिलेटेड होंगे, उनके बीच में काफ़ी समानताएं होंगी। ऐसे ही वायरसेस जितने हैं वो आपस में मिलते जुलते होंगे। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया और वायरस दोनों को आपस में कंपेयर करें, अगर हम बैक्टीरिया को कंपेयर कर रहे हैं किससे, वायरसेस से, तो इनके बीच में इतनी समानताएं नहीं होंगी। तो ये पॉइंट आपके समझ में आया, दोनों काफ़ी डिफरेंट होंगे। दिस मीन्स दैट मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस आर सिमिलर इन बैक्टीरियल ग्रुप बट आर नॉट शेयर्ड विद द वायरस ग्रुप। तो बैक्टीरियल ग्रुप के अंदर जो जो लाइफ प्रोसेस चलते हैं, यानी जो केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर होते हैं या जो रिएक्शंस बॉडी के फंक्शंस को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रिएक्शंस वायरस के लिए भी होते हों। तो दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा अंतर हो गया। इसी के कारण अब आप समझें कि अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। एज अ रिजल्ट, ड्रग्स दैट ब्लॉक वन ऑफ दीज लाइफ प्रोसेसेस इन वन मेंबर ऑफ द ग्रुप इज़ लाइकली टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। यानी एक दवाई जो किसी ग्रुप के एक मेंबर के अगेंस्ट काम कर रही है, वह उस ग्रुप के दूसरे मेंबर के अगेंस्ट भी काम कर सकती है। जैसे बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं बैक्टीरिया के अंदर। तो अगर एक दवाई स्पीशीज़ नंबर 1 के अगेंस्ट काम कर रही है, तो वह दवाई बैक्टीरिया की स्पीशीज़ नंबर 2 या स्पीशीज़ नंबर 3 के ऊपर भी इफ़ेक्टिव हो सकती है। बट वही दवाई, सेम दवाई will not work against a microbe belonging to a different group. For example, if we take antibiotic, तो एंटीबायोटिक जो है वह किसके अगेंस्ट काम कर रही है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। अब वही एंटीबायोटिक जो है वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करेगी, बिकॉज दोनों के जो लाइफ प्रोसेस हैं वह डिफरेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक कैसे काम करती है, ये ऐसे काम करती है कि ये बायोकेमिकल पाथवेज जो इम्पॉर्टेंट है बैक्टीरिया के लिए, उनको रोकने का काम करती है। बायोकेमिकल पाथवेज वो केमिकल रिएक्शंस हैं जो कोई इम्पॉर्टेंट टास्क करते हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शन जो लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं या कोई इम्पॉर्टेंट टास्क करते हैं, दीज आर द बायोकेमिकल पाथवेज। तो बायोकेमिकल पाथवेज किसके हैं, बैक्टीरिया के। उनको रोकने का काम कौन कर रहा है, एंटीबायोटिक कर रहा है। तो अगर एंटीबायोटिक कोई पर्सन खाता है तो बैक्टीरिया के जो बायोकेमिकल पाथवेज हैं उनको रोकने का काम करेगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आगे देखो, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, उनके पास जो सेल वॉल है वो उनको बचाने का काम करती है, ठीक है ना। अब पेनिसिलिन का नाम सबने सुना है, पेनिसिलिन एक इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक है। अब पेनिसिलिन अगर कोई पर्सन खाता है तो क्या होगा, जब वो उसकी बॉडी में जाएगा तो जितने भी बैक्टीरिया उसको परेशान कर रहे हैं उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, उनकी सेल वॉल बनना रुक जाएगी। अंडरस्टैंड। तो जब बैक्टीरिया की सेल वॉल बनना रुक जाएगी, बिकॉज एंटीबायोटिक क्या करेगी, एंटीबायोटिक उस पाथ को, उस केमिकल रिएक्शन को ब्लॉक कर देगी जो सेल वॉल बनाने के काम आता है। तो जब वो पाथवे ब्लॉक हो जाएगा जो सेल वॉल बनाने के काम आता है, तो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया का जो सर्वाइवल है वह बंद हो जाएगा और बैक्टीरिया मरने लगेंगे। एज अ रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया विल बिकम अनेबल टू मेक सेल वॉल एंड डाई ईजिली। तो इस तरह से पेनिसिलिन काम करती है। पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। अब हमें समझ में तो आ गया कि एंटीबायोटिक कैसे काम करती है, लेकिन इसको खा लोगे तो क्या तुम्हारे सेल्स पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सेल्स में क्योंकि तुम खाओगे तो तुम्हारी बॉडी में भी तो सेल हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखो, ह्यूमन सेल्स डोंट मेक अ सेल वॉल एनीवे। हम सेल वॉल नहीं बनाते, तो इसीलिए हमारे एनिमल सेल में सेल वॉल ना होने के कारण पेनिसिलिन का हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो पेनिसिलिन कैन नॉट हैव सच एन इफेक्ट ऑन अस। पेनिसिलिन विल हैव दिस इफेक्ट ऑन एनी बैक्टीरिया दैट यूज सच प्रोसेस फॉर मेकिंग सेल वॉल। तो यानी कोई भी बैक्टीरिया जो सेल वॉल बना रहा है, उन केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करके जिन्हें पेनिसिलिन ब्लॉक कर रही है, तो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो पेनिसिलिन अच्छा काम करेगी। सिमिलरली दूसरे प्रकार की एंटीबायोटिक्स भी होती हैं और वो भी अलग अलग प्रकार से एक्ट करती हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करना शुरू करती हैं। तो
many antibiotics work against many species of bacteria rather than just working for only one. किसी एक स्पीशीज़ के ऊपर काम करने के बजाय वो कई स्पीशीज़ के ऊपर इफेक्टिव हो सकते हैं. ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स? अब आगे बढ़ते हैं. तो अब आप वायरस से कंपेयर करो. देखो बैक्टीरिया में तो सेल वॉल को ब्लॉक कर दिया, सेल वॉल बनने के प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया, अंडरस्टैंड. लेकिन वायरसेस के पास तो ऐसे कोई पाथवे होते ही नहीं है जो सेल वॉल बनाए या उसकी ग्रोथ में सेल वॉल बनाने वाले कोई पाथवे आप देखो, ऐसा तो होता नहीं. तो क्या एंटीबायोटिक वायरस के अगेंस्ट काम करेगी? आंसर है नो, बिकॉज वायरस के पास तो वो पाथवे है ही नहीं जो बैक्टीरिया के पास है. यही कारण है कि एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शंस में इनइफेक्टिव हो जाती हैं, उनका कोई रोल नहीं होता. तो अगर मान लो आपको कॉमन कोल्ड है, अब कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? सभी को पता है वो वायरस की वजह से होता है. तो एंटीबायोटिक लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, एंटीबायोटिक लेने से कुछ भी नहीं होगा. हाँ, लेकिन अगर आपको वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है तब आपको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए. तो ऐसे केस में एंटीबायोटिक आपकी मदद करेंगी, लेकिन कब? तब भी वो आपके केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ही कम करेंगी, वायरल इन्फेक्शन पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा. तो इसके बाद लास्ट में फिर आपसे डिस्कस की गई है एक्टिविटी 5. ये एक्टिविटी सर्वे बेस्ड एक्टिविटी है, यानी इसमें आपको अपने क्लास में सर्वे करना है, उसके बेसिस पर ही आप इसका आंसर दे पाएंगे. मैं आपके साथ इसको डिस्कस करता हूँ. फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ यू इन योर क्लास हैड कोल्ड कफ फीवर रिसेंटली. आप पता करो कि आपकी क्लास में कितने लोगों को रिसेंटली कफ कोल्ड फीवर हुआ था, कितने समय तक ये चला था प्रॉब्लम, कितने लोगों ने एंटीबायोटिक खाई थी. अपने पेरेंट्स से पता करो. एंटीबायोटिक लेने वाले बच्चे कितने दिनों में ठीक हो गए थे. ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्होंने एंटीबायोटिक नहीं ली थी, वो कितने दिनों में ठीक हुए थे बिना एंटीबायोटिक के. क्या इन दोनों आंसर्स में कोई अंतर आया? मतलब जब आपने एंटीबायोटिक ली तब आपको कितने दिन लगे ठीक होने में, और जब आपने एंटीबायोटिक नहीं ली तो आप कितने दिनों में ठीक हो गए. अगर अंतर आया तो क्यों आया? अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर आंसर ये आना चाहिए कि जिन्होंने एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लिया था, ठीक है ना, मान लीजिए फीवर हुआ था या बुखार हुआ था, तो उसका कॉज आपको देखना पड़ेगा क्या था. मान लीजिए अगर आपको कॉमन कोल्ड हुआ है और फिर आपने एंटीबायोटिक लिया है तो कोई असर नहीं आया होगा, उतने ही दिनों में ठीक हुआ होगा, सभी का कॉमन हुआ होगा. लेकिन अगर मान लो आपको फीवर आने के पीछे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक लेने से वह जल्दी ठीक हो गया होगा एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिन्होंने एंटीबायोटिक नहीं ली. तो ये इसका आंसर आएगा. अगर आपको वायरल कॉमन कोल्ड हुआ है मान लीजिए, तो एंटीबायोटिक लेने पर आपको कोई असर महसूस नहीं हुआ होगा. लेकिन अगर आपको फीवर हुआ है किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, और तब एंटीबायोटिक लेना इफ़ेक्टिव हुआ होगा. तो इस एक्टिविटी को इसीलिए आपको बताया गया.